आदर्श की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे काल विस्फारण का प्रायोगिक सत्यापन। यानी काल विस्फारण की घटना है उसको हम प्रयोग द्वारा किस प्रकार सिद्ध करते हैं। देखिए, हमारे पास एक स्थिर निर्देश तंत्र है और उस निर्देश तंत्र में म्यूऑन कण है। स्थिर निर्देश तंत्र में म्यूऑन कण का अर्धायुकाल 2.2 गुणा 10⁻⁻6 सेकेंड होता है। ब्रह्मांड किरण जब बाह्य वायुमंडल में प्रवेश करती है तो उसमें उपस्थित पाई मेसोन कण म्यूऑन कण में विघटित हो जाती है। ये पाई मेसोन कण म्यूऑन कण ये कौन होते हैं? अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम सुना है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे की कक्षाओं में जाएंगे, अभी तक हम इतना ही पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है वो आगे विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी आगे विभाजित हो सकते हैं। नए कणों की खोज की जा चुकी है। इलेक्ट्रॉन जिनसे बने होते हैं, या प्रोटॉन जिनसे बने होते हैं, या न्यूट्रॉन जिनसे बने होते हैं। आगे एक नाम आएगा क्वार्क कण। इलेक्ट्रॉन क्वार्क कणों से बने होते हैं। पाई मेसोन, म्यूऑन आदि भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है उनके अवयवी कण है। तो म्यूऑन या मेसोन कण है पाई मेसोन कण है वो म्यूऑन में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया में म्यूऑन को हम मेसोन कण भी कहते हैं और पाई को हम पायोन कण कहते हैं या पाई मेसोन भी कहते हैं। मेसोन कण का वेग प्रकाश के वेग c से कम होता है, अतः इस कण द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी का मान है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल है 3 गुणा 10⁸ और समय कितना है इसका अर्धायुकाल 2.2 गुणा 10⁻⁻6। जो ही इसको हम सरल करेंगे हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.66 किलोमीटर से कम होगा। यानी कि किसी भी प्रकार से काल विस्फारण के बिना यह कण 0.66 किलोमीटर से अधिक दूरी तय नहीं कर पाएगा। इससे यह स्पष्ट है कि ये कण वायुमंडल के शीर्ष पर उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि वायुमंडल का शीर्ष वो 0.66 किलोमीटर से ज़्यादा होता है। परंतु प्रेक्षण में यह पाया गया कि ये कण है वो वायुमंडल में 10 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद भी पाए जाते हैं, और सैद्धांतिक रूप से हम कह रहे हैं कि ये 0.66 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। इसका कारण क्या है? यह तभी संभव हो सकता है जब म्यूऑन कण का अर्धायुकाल विराम अवस्था में प्रेक्षित मान से क्या हो, ज़्यादा हो। काल विस्फारण के प्रभाव को प्रायोगिक रूप से पाई प्लस यानी पायोन के पुंज को लेकर स्पष्ट किया जा सकता है। आप 1 लाइन क्वेश्चन में नोट करें कि काल विस्फारण की घटना को प्रायोगिक रूप से स्पष्ट करने के लिए कौन से कण द्वारा किया जाता है, यानी पाई प्लस या पायोन कण द्वारा, या पाई मेसोन भी कहते हैं इनको। इस प्रकार की पुंज सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन से प्राप्त प्रोटॉन को किसी लक्ष्य पर टकराकर से प्राप्त किया जा सकता है। सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन जो हम कक्षा 12 में पढ़ कर आए थे ना, साइक्लोट्रॉन, उसके बाद अब हम बीएससी थर्ड ईयर में सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन भी पढ़ेंगे। उसी प्रकार की यही युक्ति है। पाई प्लस कण धनावेशित होता है, जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 273 गुना होता है। यह कण म्यू प्लस व न्यूट्रिनो में विघटित होता है। म्यू प्लस कण का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 215 गुना होता है और इसका औसत आयुकाल का मान निर्देश तंत्र में 25 गुणा 10⁻⁻8 सेकेंड होता है। यदि पाई प्लस कण का वेग 0.9 सी क्या है, प्रकाश का वेग, तो प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में संभावित अर्धायुकाल का मान होगा, अर्धायुकाल बराबर होता है समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी है 2.5 गुणा 10⁻⁻8 बटा 1 माइनस, ये सूत्र था ना जो काल विस्फारण के लिए हमने स्थापित किया था, डेल्टा टी बराबर क्या था, टॉय बटा √1 माइनस v स्क्वायर बटा c स्क्वायर था। उसमें हम मान रख देंगे v के स्थान पर 0.9 c रख देंगे और टॉय अर्धायुकाल कितना है
2.5 गुणा 10⁻⁻8 सेकेंड। इसे जो ही हम सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आएंगे लगभग 5.7 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड। अतः पाई प्लस कण है कि 6 से पूर्व असापेक्षता नॉन रिलेटिवली की तुलना में 2 गुनी दूरी तय करेगा। यदि पाई प्लस कण के वेग का मान प्रकाश के वेग के बराबर होता तो प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में इसके संभावित अर्धायुकाल का मान वास्तविक अर्धायुकाल की तुलना में बहुत अधिक होना चाहिए। प्रयोगों द्वारा पाई प्लस कण के इस वेग के मान के लिए इसकी प्रेक्षित अर्ध आयुकाल का स्पष्टीकरण काल विस्फारण के द्वारा किया जा सकता है। आइए अब सारांश में आइए। प्रकाश को गति करने के लिए ईथर जैसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये हम आगे एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे माइकलसन मोर्ले प्रयोग, और उसमें हम ईथर माध्यम की पढ़ेंगे, उसमें ये पढ़ेंगे। सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में निर्वात में प्रकाश का वेग समान होता है। प्रकाश के वेग की कोटि से गतिशील निर्देश तंत्र के लिए गैलीलियन रूपांतरण लागू नहीं होते हैं। यानी जो निर्देश तंत्र प्रकाश के वेग के बराबर गति से गमन कर रहे हैं उनमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लागू नहीं होगा। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कब लागू होगा? जब निर्देश तंत्र का वेग v है वो प्रकाश के वेग c की तुलना में बहुत कम हो। अगर v लगभग c के बराबर होगा उस स्थिति में कौन से ट्रांसफॉर्मेशन लागू करेंगे? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश के वेग c का मान प्रेक्षक की गति पर निर्भर नहीं करता है। सापेक्षिकता सिद्धांत का प्रतिपादन 1905 में किसने किया? आइंस्टीन ने किया था। सापेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में भौतिकी के सभी नियम समान रूप से लागू होते हैं। सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में निर्वात में प्रकाश के वेग का मान समान होता है। सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार दिक् व काल निरपेक्ष नहीं होते हैं, अर्थात दिक् और काल यानी प्रत्येक जड़त्वीय निर्देश तंत्र में समय बढ़ता रहेगा, यानी समय कांस्टेंट नहीं होगा। गतिशील निर्देश तंत्र में प्रेक्षक द्वारा प्रेक्षित छड़ की लंबाई का मान छड़ की उपयुक्त लंबाई से कम प्रतीत होता है। इसे हम क्या कहते हैं? लॉरेंज फिटकरेल्ड संकुचन या लंबाई में संकुचन या लंबाई में आकुंचन कहते हैं। ये पॉइंट मैं डिब्बा बना रहा हूँ, आप इसे इम्पोर्टेंट लिख लें और नोट करें। ओके। संकुचन का प्रभाव केवल गतिशील निर्देश तंत्र की गति की दिशा में प्रेक्षित होता है, इसके लंबवत दिशा में नहीं होता है। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछा था आपको। स्थिर निर्देश तंत्र में घड़ी द्वारा किसी घटना के लिए मापा गया समय अंतराल वास्तविक काल यानी उपयुक्त समय कहलाता है। गतिशील निर्देश तंत्र में किसी घटना के समय अंतराल की अवधि का मान स्थिर निर्देश तंत्र की तुलना में अधिक होता है। इसे हम क्या कहते हैं? काल विस्फारण या समय विस्फारण कहते हैं। गतिशील निर्देश तंत्र में किसी घटना के लिए लगे समय अंतराल का मान वास्तविक समय अंतराल से निम्न प्रकार संबंधित होता है। यह है काल विस्फारण का फॉर्मूला। डेल्टा टी डैश बराबर टो या डेल्टा टी लिख सकते हैं बटा √ 1 - v² बटा c²। गामा का मान क्या होता है? 1 बटा √1 - v² बटा c²। ये शब्दावली देखिए। काल विस्फारण को हम टाइम डायलेशन कहते हैं। और चिरसम्मत भौतिकी, ये नाम है चिरसम्मत भौतिकी। क्लासिकल फिजिक्स, दिक् यानी स्पेस, निर्वात वैक्यूम, निश्चर इनवेरिएंट, भौतिकी के नियम फिजिकल लॉ, रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन। हमने कौन कौन से रूपांतरण पढ़े? एक तो हमने पढ़ा था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा हमने पढ़ा था लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। पहले हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, उसके बाद हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की असफलता पढ़ी, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था। वास्तविक यानी प्रॉपर टाइम हमने जो पढ़ा था ना, विस्फारण डायलेशन।
विशिष्ट सापेक्षिकता स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी 1905 में किसने दी थी? आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने। स्थिर कांस्टेंट सापेक्षता रिलेटिव संकुचन यहाँ पे लिख ले फिटग्रेल्ड FITGERZERLED। ओके, एक क्वेश्चन करवा देते हैं, इंपॉर्टेंट है। एस निर्देश तंत्र में एक छड़ की लंबाई कितनी है? 10 मीटर है। एस निर्देश तंत्र बात कर रहे हैं। एस निर्देश तंत्र आप बताइए कौन सा निर्देश तंत्र है? स्थिर है या गतिशील है? स्थिर निर्देश तंत्र है। और स्थिर निर्देश तंत्र में छड़ की मापी गई लंबाई है वो क्या होती है? उपयुक्त लंबाई या प्रभावी लंबाई। इसे हम एल नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल नोट का मान कितना हो गया? 10 मीटर हो गया। उस निर्देश तंत्र एस डैश में छड़ की लंबाई का मान ज्ञात कीजिए जो एस के सापेक्ष 0.8 सी वेग से गतिशील है। वेग का मान कितना है? 0.8 सी। वेग का मान 0.8 सी है। एल नोट का मान 10 है। तो लंबाई का मान याद करेंगे हम। सूत्र हमें संकेत दिया है एल बराबर एल नोट √1 - वी स्क्वायर, ये बटा सी स्क्वायर है। एल नोट के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? एल नोट के स्थान पर हम लिख देंगे 10 √1 - वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर है। वी स्क्वायर के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? वी स्क्वायर के स्थान पर हम वी स्क्वायर का वी का मान रख देंगे 0.8 सी। वी स्क्वायर है, 0.8 सी का स्क्वायर होगा 0.64 और सी स्क्वायर लिखेंगे वो सी स्क्वायर और बट्टा में सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो 1 - 0.64 यानी 0.36 बचेगी। 0.36 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो 0.6 आएगा। 0.6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितने आएंगे? 6 आएंगे। कितने आएंगे? 6। ये लंबाई में संकुचन है, यानी छड़ की लंबाई तो 10 मीटर थी। हम एस डैश निर्देश तंत्र में उसको देखेंगे तो हमें वो कितनी दिखाई देगी? 6 मीटर दिखाई देगी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए द्रव्यमान केंद्र सेंट्रल ऑफ मास। सेंट्रल ऑफ मास, सबसे पहले इस यूनिट में हम द्रव्यमान केंद्र के बारे में एक तो हम इसका उद्देश्य और प्रस्तावना पढ़ेंगे, द्रव्यमान केंद्र की डेफिनेशन और इसकी अवधारणा पढ़ेंगे, और द्विकर्ण निकाय का द्रव्यमान केंद्र पढ़ेंगे और उस सम्मानित द्रव्यमान भी पढ़ेंगे। प्रकृति में द्विकर्ण निकायों के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। बहुकणीय निकाय और दृढ़ पिंड पढ़ेंगे। बहुकणीय निकाय का हम द्रव्यमान केंद्र पढ़ेंगे। बहुकणीय निकाय के द्रव्यमान केंद्र का कार्तीय निर्देशांकों में प्रदर्शन पढ़ेंगे और दृढ़ पिंड का द्रव्यमान केंद्र पढ़ेंगे। एक तो द्विकर्ण निकाय का द्रव्यमान केंद्र पढ़ेंगे, उसके बाद हम बहुकणीय निकाय का द्रव्यमान केंद्र पढ़ेंगे, उसके बाद हम दृढ़ पिंड का द्रव्यमान केंद्र पढ़ेंगे। नियमित दृढ़ पिंडों के द्रव्यमान केंद्र का परिकलन करेंगे। द्रव्यमान केंद्र की गति पढ़ेंगे और उसमें द्रव्यमान केंद्र की गति से संबंधित वेग का व्यंजक स्थापित करेंगे। बहुकणीय निकाय की गतिज ऊर्जा पढ़ेंगे जिसमें हम रॉकेट का एग्जाम्पल पढ़ेंगे, वो परीक्षा में बड़ा क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम परिक्रमण गति पढ़ेंगे, उसमें परिक्रमण गति में कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण पढ़ेंगे। दृढ़ पिंड की गति और उसके बाद सारांश शब्दावली और हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। और इस द्रव्यमान केंद्र की वाली यूनिट पढ़ने के बाद में हम एक तो समझ जाएंगे कि द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, और हम क्या सीख जाएंगे, और हम सीख जाएंगे कि द्विकर्ण निकाय तथा प्रकृति में इनकी उपस्थिति के बारे में कुछ उदाहरणों को सहित सीखेंगे। सामान्य द्रव्यमान की अवधारणा और प्रकृति में उपस्थित द्विकर्ण निकायों में सामान्य द्रव्यमान का परिकलन कर सकेंगे। बहुकणीय निकाय यानी ऐसा निकाय जिसमें कणों की संख्या 2 से ज़्यादा हो। बहुकणीय निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति तथा वेग सदिश के व्यंजक प्राप्त कर
द्रव्यमान केंद्र की गति का हम विस्तृत अध्ययन कर सकेंगे। और कुछ हम नियमित आकार के दृढ़ पिंडों के द्रव्यमान केंद्रों की स्थिति का परिकलन कर सकेंगे। किसी कण तथा दृढ़ पिंड की परिक्रमण गति का हम विस्तृत अध्ययन कर सकेंगे। आइए सबसे पहले देखिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर स्पिन करा करके फेंकी गई गेंद की गति को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। यदि आप अपना ध्यान गेंद की सतह पर स्थित किसी बिंदु पर केंद्रित करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इस बिंदु का पथ सरल रेखीय या एक तलीय न होकर जटिल पथ के अनुसार होता है। स्पिन से तात्पर्य ये होता है, जो क्रिकेट खेलते हैं वो जानते हैं कि बॉल को हम स्पिन कैसे करते हैं। ऐसे ऐसे पकड़ के हम बॉल को सीधी फेंकते हैं, लेकिन वो घूमती हुई सीधी जाएगी। यदि आप गेंद के केंद्र बिंदु की गति का अध्ययन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसका पथ है वो ऊर्ध्वाधर सरल रेखीय पथ होता है, जो गेंद को बिना स्पिन कराए ऊपर फेंकने पर भी होता है। अर्थात क्रिकेटर द्वारा गेंद को स्पिन कराकर ऊपर की ओर फेंकने का इस केंद्र बिंदु की गति पर कोई प्रभाव नहीं आया है। इसी प्रकार चित्र 10.1 में एक प्रदर्शित एक खिलाड़ी द्वारा उसके समीप खड़े अन्य खिलाड़ी की ओर फेंके गए एक ऐसे डंबल की गति को देखें जो अपनी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन व दोलनी गति करते हुए दूसरे खिलाड़ी की ओर गति करता है, तो आप ये पाएंगे कि इनके केंद्र बिंदु की गति सरल परवलयीय गति ही होती है, जो डंबल की घूर्णन तथा दोलन गति कराए बिना होती है। ये देखिए आप, इस प्रकार गति होती है। हमने फेंका है तो इस प्रकार डंबल ऐसे घूमता हुआ ऐसे जाता है। उपरोक्त दोनों उदाहरणों से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गेंद अथवा डंबल का केंद्र बिंदु एक विशिष्ट बिंदु है जिसकी गति समान द्रव्यमान के समान बल लगाए एकल कण की गति के समतुल्य होती है। जब किसी निकाय में कणों की संख्या बहुत ज़्यादा हो तो प्रत्येक कण की गति को समझना कठिन होता है। इस प्रकार के निकाय की गति को समझने के लिए द्रव्यमान केंद्र की अवधारणा बहुत सहायक सिद्ध होती है। स्थानांतरीय गति में पिंड के किसी एक कण की गति के द्वारा ही पूरे पिंड की गति को निरूपित किया जा सकता है। यानी अगर हम स्थानांतरीय गति हो रही है किसी पिंड में तो उस पिंड के एक कण की हम स्थानांतरीय गति का अध्ययन कर लेते हैं तो संपूर्ण पिंड की गति का अपने आप ही अध्ययन हो जाता है, क्योंकि पिंडों के समस्त कणों का पथ परस्पर क्या होता है, समांतर होता है तथा किसी भी क्षण उसके प्रत्येक कण का विस्थापन है वो समान रहता है। लेकिन यदि पिंड है वो दोलनी या घूर्णन गति करते हुए स्थानांतरित गति करें तो उसके समस्त कणों की रैखिक चाल समान नहीं होता। फिर भी पिंड में एक बिंदु ऐसा माना जा सकता है जो उसी प्रकार गति करता हुआ प्रतीत होता है जैसे कि समान द्रव्यमान का कोई एकल कण समान बल लगाने से स्थानांतरित होता हो। ऐसे बिंदु को पिंड का क्या कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। द्रव्यमान केंद्र का अध्ययन आप कण तंत्र, सिस्टम ऑफ प्रिंस पार्टिकल तथा दृढ़ पिंड, रिजिड बॉडी, दोनों अवस्थाओं में द्रव्यमान केंद्र का अध्ययन अनुच्छेद में करेंगे। इसी अनुच्छेद में आप बहुकणीय निकाय के द्रव्यमान केंद्र की गति और उसकी गतिज ऊर्जा का भी अध्ययन करेंगे। दृढ़ पिंड से क्वेश्चन आने की संभावना है, ध्यान से पढ़ें। पहले द्रव्यमान केंद्र की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। द्रव्यमान केंद्र की अवधारणा, द्रव्यमान केंद्र क्या होता है।
देखिए द्रव्यमान केंद्र, प्रेक्षणों के आधार पर यह तथ्य सामने आता है कि प्रत्येक भौतिक निकाय से संबद्ध एक बिंदु ऐसा होता है प्रत्येक भौतिक निकाय से संबद्ध एक बिंदु ऐसा होता है जिसकी गति पूरे निकाय की स्थानांतरीय गति को प्रदर्शित करती है। यानी हमें पूरे भौतिक निकाय में एक ऐसा बिंदु मिलेगा कि उस बिंदु की गति पूरे निकाय की स्थानांतरीय गति को प्रदर्शित करेगी। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। यह तथ्य कण तंत्र तथा दृढ़पिंड दोनों प्रकार के निकायों के लिए मान्य होता है। अब इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन इस प्रकार है, आप इसको नोट कर सकते हैं। किसी भौतिक निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर उस निकाय के समस्त कणों का संपूर्ण द्रव्यमान इसकी स्थानांतरीय गति के अध्ययन के लिए प्रभावी रूप से केंद्रित हुआ माना जा सकता है। यहाँ तक। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि द्रव्यमान केंद्र पर भौतिक रूप से कोई द्रव्यमान उपस्थित हो ही, यानी दिस इज द इम्पोर्टेंट लाइन कि द्रव्यमान केंद्र के लिए ये आवश्यक कभी भी नहीं है कि वहाँ पर द्रव्यमान उपस्थित हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक चित्र बनाया है, ये आपको एक वर्त जैसा दिखाई दे रहा है। मान लीजिए इसका द्रव्यमान केंद्र थोड़ी सी दूर मैंने एक बिंदु बनाया है, उस बिंदु पर है। तो मैंने जहाँ बिंदु बनाया है वहाँ द्रव्यमान केंद्र है, लेकिन वहाँ पर द्रव्यमान तो है ही नहीं, द्रव्यमान तो केवल वर्त के भीतर है। तो यह बात आपको जानने में थोड़ी, ग्रहण करने में थोड़ी कठिन लग रही है कि द्रव्यमान केंद्र होगा वहाँ पर द्रव्यमान तो होगा ही, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हाँ, द्रव्यमान केंद्र जहाँ होगा वहाँ द्रव्यमान हो भी सकता है और ज़रूरी नहीं कि नहीं भी हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि आप एक वलय पर विचार करें तो उसका द्रव्यमान केंद्र ज्यामितीय केंद्र पर स्थित होता है जहाँ कोई द्रव्यमान उपस्थित नहीं होता है। वलय किसे कहते हैं भाई? वलय, चकती, गोला, बेलन, ये सब आप कक्षा 11 में पढ़कर आए हो जड़त्व आघूर्ण वाले लेसन में। वलय कहते हैं जैसे एक वर्त है और उस वर्त के आकार का मान लीजिए कोई धातु से बना हुआ कोई तार है। जैसे जो होती है ना हमारे आभूषणों में जो प्रयुक्त करते हैं ना, जो कंगन होते हैं जिन्हें हम कड़ा कहते हैं ना, कंगन। जैसे उस कंगन के या चूड़ी होती है जिसे हम चूड़ी कहते हैं, चूड़ी या कंगन के हम वलय कहते हैं। उस चूड़ी या कंगन का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा? उसका ज्यामितीय अक्ष होगा। ज्यामितीय अक्ष कौन सा? यानी ऐसा अक्ष जिसके चारों ओर वो घूम सकती है और वो बीचों बीच हो, सेंटर में हो। द्रव्यमान केंद्र यानी वो सेंटर में होना चाहिए। तो अगर इसका मैं ये केंद्र मान लूँ सेंटर में, तो वो सेंटर बिंदु क्या कहलाता है? इसका द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। लेकिन यहाँ पर इस द्रव्यमान केंद्र में, यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र जहाँ स्थित है वहाँ पर द्रव्यमान नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है? द्रव्यमान केंद्र है। द्विकणीय निकाय एवं समानित द्रव्यमान। अब हम एक ऐसा निकाय पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास दो कण होंगे और उस दोनों कणों के द्रव्यमान लगभग समान होंगे।
तो उस स्थिति में हम उसका क्या ज्ञात करेंगे, सम्मानित द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। देखिए कोई भी निकाय अनेक कणों से मिलकर बना होता है, लेकिन सरलतम निकाय के रूप में पहले आप एक ऐसे निकाय का अध्ययन करेंगे जिसमें कितने कण हो, 2 कण हो। पहले हम द्विकण का अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम किसका करेंगे, बहुकण निकाय का अध्ययन करेंगे। साथ ही आप द्विकण निकाय के द्रव्यमान के अंदर सम्मानित द्रव्यमान तथा प्रकृति में अनेक उदाहरणों का अध्ययन भी इस शीर्षक के अंतर्गत कर सकेंगे। द्विकण निकाय का द्रव्यमान के अंदर सबसे पहले आप ये डायग्राम बनाएंगे। आपको इस डायग्राम में एक एक्स एक्सिस दिखाई दे रहा है, एक वाई एक्सिस है और एक जेड एक्सिस है। देखिए आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र को ध्यान से देखें। इस चित्र में देखिए आपको एक तो 3 अक्ष एक्स वाई जेड दिखाई दे रहे हैं और इसमें 2 द्रव्यमान दिखाई दे रहे हैं, M1 और M2। एक मूल बिंदु दिखाई दे रहा है M1 और M2, और M1 और जहाँ पिंड का पहला पिंड जिसका द्रव्यमान M1 है वो स्थित है, पहला पिंड और मूल बिंदु, उन दोनों के बीच में स्थिति सदिश आपको दिखाई दे रहा है वेक्टर R1, और दूसरा पिंड M2 और मूल बिंदु के बीच में आपको स्थिति सदिश दिखाई दे रहा है वेक्टर R2। RCM क्या है ये देखें। देखिए एक द्विकण निकाय को प्रदर्शित किया गया है इस चित्र में, जिसमें M1 और M2 द्रव्यमान के 2 कण हैं और इनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1 और वेक्टर R2 है। मूल बिंदु O के सापेक्ष इस कण के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश वेक्टर RCM को निम्न व्यंजक द्वारा स्थापित व्यक्त किया जा सकता है। अब देखिए यह है RCM। इस द्विकण निकाय के स्थिति सदिश RCM क्या है, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश RCM को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं हम, M1R1 प्लस M2R2, M1R1 प्लस M2R2 बटा M1 प्लस M2। द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश के इस व्यंजक की उत्पत्ति हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।